हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 3। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली कहानियाँ आप जरूर सुन सकें। पाखी हैरानी से अपने सामने खड़े लड़के को देख रही थी जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देखकर वह जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर आए कैसे? पाखी काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोली, अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो पाखी? अभी अभी ही तो तुमने कहा कि मैं कहीं का राजा और महाराजा दोनों हूँ, तो तुम्हें तो पता ही होगा, जो राजा का मन करे राजा वही करता है, कहीं भी आ जा सकता है। जब उसका मन करे तब वह कुछ भी कर सकता है। ठीक वैसे ही मेरा मन किया यहाँ आने का, तो मैं आ गया। इतना बोलकर आयान जोर से हंसने लगता है। वैसे ही हंसते हुए धीरे से चलकर दरवाजे के पास जाकर उसे अंदर से लॉक कर देता है, जिसे ऐसा करते देख पाखी को गुस्सा आ जाता है और वो आयान को गुस्से में देखकर बोली, तुम जंगली इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, और वो भी मेरे कमरे में? निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूं। उससे पहले ही निकल जाओ, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। बोलते हुए पाखी गुस्से से आयान को देख रही होती है, मगर पाखी की बात सुनकर आयान हंसने लगता है और हंसते हुए ही जाकर पाखी के बेड पर आराम से बैठ जाता है, जिसे ऐसा करते देख पाखी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह वैसे ही गुस्से में आयान पर चिल्लाते हुए बोली, बहरे हो तुम? सुनाई नहीं देता? मैंने कहा तुमसे क्या, निकल जाओ मेरे कमरे से और मेरे घर से। पाखी की इस बात को सुनकर आयन पाखी को मुस्कुराते हुए देखने लगता है, जिसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख पाखी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे और कैसे इस लड़के को यहाँ से बाहर निकाले। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तब पाखी आयान के पास जाकर उसका एक हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है, मगर पाखी के खींचने पर आयान जरा सा भी नहीं हिलता। ये देख पाखी फिर से चिल्लाते हुए बोली, उठो जंगली इंसान, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बोलते हुए वह अपनी सारी ताकत लगाकर आयान को उठाने की कोशिश कर रही होती है, मगर आयान तो जरा सा भी नहीं हिलता। तभी आयान धीरे से पाखी का वही हाथ पकड़ता है जिससे उसने उसका हाथ पकड़ रखा था, और एक झटके से पाखी को अपनी तरफ खींच लेता है। आयान के इस तरह अचानक खींचने के कारण पाखी खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर सीधे आयान के ऊपर गिर जाती है, जिसे अपने ऊपर देखकर आयान झट से पलटकर पाखी को अपने नीचे दबा लेता है, और इससे पहले कि पाखी को समझ पाती, आयन अपने होठों को ले जाकर पाखी के नर्म होठों पर रख देता है। दूसरी तरफ जैसे ही आरती का थाल तनु के हाथ से खींचकर कोई नीचे गिराता है, वैसे ही सारे लोग हैरानी के साथ उस इंसान को देखने लगते हैं जिसने ये काम किया था। और जैसे ही तनु और पाखी के बाबा उस इंसान को देखते हैं, वैसे ही वे दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने ऐसा किया था वो और कोई नहीं बल्कि सूरज के पिता थे, जिन्हें ऐसा करते देख पाखी के बाबा हैरानी से बोले, ये क्या किया तूने जगदीश? क्या किया मैंने? ये बता, तूने क्या किया? तूने तो कहा था तेरी एक अकेली बेटी है जिसकी शादी तू काफी धूमधाम से करेगा और अपनी औकात से बढ़कर करेगा, मगर ये क्या? ये किस तरह की तैयारी कर रखी है तूने? ये डेकोरेशन किया है सिर्फ गेंदे के फूलों से, और मैंने तुझे बोला था वो कहाँ है, बता मुझे। यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। सूरज के पिता चिल्लाते हुए बोले, जगदीश, अगर कोई बात है तो हम शांति से बैठकर बात करते हैं, तो इस तरह मेहमानों के सामने तमाशा तो मत बना। पाखी के बाबा अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, तमाशा? तमाशा तो तूने बना रखा है। मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता जोड़ते समय तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अपनी बेटी की शादी ऐसे करेगा वैसे करेगा,
अपने होने वाले दामाद को सोने की चेन देगा, गाड़ी देगा, मगर तूने क्या किया? कुछ भी तो नहीं दिया। सूरज के पिता जोर से चिल्लाते हुए पाखी के बाबा से बोले, अंकल, ये किस तरह की बातें कर रहे हो आप? और आपने ही तो कहा था कि आपको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आपको तो बस अपने बेटे के लिए पाखी का हाथ चाहिए। फिर अब ये किस तरह की बातें कर रहे हो आप? तनु अपनी आंखों में हल्के से आंसू लिए बोली, लड़की, तू चुप रहे। क्या तुझे किसी ने बताया नहीं? जब दो बड़े बात कर रहे हो तो किसी और को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सूरज के पिता तनु से बोले, पर अंकल, तुम शांत हो जाओ तनु बेटा, मैं बात कर रहा हूं ना। बोलते हुए ही पाखी के बाबा तनु को बीच में बोलने से मना करते हैं। जगदीश, तुझे जो भी बात करनी है हम शांति से बैठ कर करते हैं। तू ऐसे चिल्लाते हुए मत बोल, सारे मेहमान हमें ही देख रहे हैं। पाखी के पिता फिर से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, बात करनी है? क्या बात करनी है अब तुझे? बात करने जैसा तो कुछ बचा ही नहीं जो तुझे बात करनी है। और मेहमान देख रहे हैं तो देखने दे उन्हें। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि तू कितना बड़ा झूठा इंसान है। तूने मुझसे कहा था कि बारात आने से पहले ही तू मेरे घर पर मेरे बेटे की पसंद की 10 लाख की ऑडी और सोने की चेन भेज देगा, मगर तूने ना चेन दी ना ही गाड़ी। वो तो शुक्र मनाओ जो मैं यहाँ अपने बेटे की बारात लेकर आ गया, वरना मेरी जगह कोई और होता तो वो शादी करना तो दूर की बात, यहाँ तक आता तक नहीं। पर ये मेरा बड़प्पन है जो मैं यहाँ तक आया। मगर अब तूने वादे के मुताबिक गाड़ी और चेन नहीं दी तो भूल जा कि तेरी बेटी की शादी होगी। जैसे ही जगदीश ये बोलते हैं वैसे ही पाखी के पिता उनके पैरों पर गिर जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, ऐसा अनर्थ मत कर मेरे दोस्त। अगर तू बारात वापस ले जाएगा तो मेरी बेटी की बहुत बदनामी होगी, फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा। ऐसा मत कर। तू बोलेगा तो मैं तेरे पैर पड़ लूंगा। तू जैसा बोलेगा मैं वैसा कर लूंगा, पर इस शादी को मत तोड़। मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी। तूने जितना बोला मैंने उतना किया। मैंने अपनी औकात से बढ़कर ही किया है मेरे दोस्त। मगर मैं 10 लाख की गाड़ी कैसे ला सकता हूँ? पर तू शादी हो जाने दे। मैं वादा करता हूँ, शादी के बाद मैं अपना घर बेच दूंगा और तेरे बेटे के लिए गाड़ी ले आऊंगा, पर इस तरह शादी मत तोड़। बोलते हुए पाखी के बाबा सूरज के पिता के पैरों को पकड़कर रो रहे होते हैं, मगर सूरज के पिता उनकी एक बात नहीं सुनते और उन्हें अपने पैरों से ही दूर धकेल देते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, पाखी के पिता 4 कदम दूर जा गिरते हैं। ये देखकर तनु जोर से चिल्लाती है, अंकल, और जल्दी से उनके पास आकर बैठ जाती है। तनु का भाई भी जल्दी से उनके पास आता है और दोनों भाई बहन मिलकर पाखी के बाबा को खड़े होने में मदद करते हैं। इसके बाद तनु गुस्से में सूरज के पिता से बोली, ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हो आप अंकल? अगर आपको दहेज ही चाहिए था तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? जब आप खुद चलकर अंकल के पास आए थे पाखी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने, तब तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा था। मगर आज आज आपकी जुबान बहुत लंबी चल रही है। आपने तो सारी हदें पार कर दी है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और आप जीजू, आप चुपचाप खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हो। अरे, आप तो बड़े बड़े बोल बोलते थे कि आप मेरी पाखी से बहुत प्यार करते हो, उसके लिए ये कर सकते हो वो कर सकते हो, मगर आज जब बोलने की बारी आई तो आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। यही प्यार था आपका मेरी दोस्त के लिए? बस इतना ही प्यार करते थे आप मेरी दोस्त से? बोलते हुए तनु की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तनु की बात सुनकर सूरज कुछ नहीं बोलता, बस अपना सिर झुकाए खड़ा होता है। उसे ऐसे देख तनु को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही सूरज को घूरने लगती है। बस कर लड़की, जितनी उम्र है उतनी ही बात कर। और तू होती कौन है मेरे बेटे से इस तरह बातें करने वाली? सूरज के पिता गुस्से में बोले, और आप कौन होते हो मेरी दोस्त की जिंदगी से खेलने वाले? आपको ये हक किसने दिया? पहले खुद किसी लड़की के घर जाकर उसका हाथ मांगो और फिर शादी वाले दिन रिश्ता तोड़ दो। यही है आपकी मर्दानगी। बस कर लड़की,
वरना पछताएगी। पछताओगे तो आप अंकल। आप मेरी दोस्त की जिंदगी से इस तरह नहीं खेल सकते। शांत करवा ले तिवारी इस लड़की को, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सूरज के पिता गुस्से में बोले, पहले तूने दहेज देने का वादा किया, लेकिन दिया कुछ नहीं, और अब ये लड़की हमारी बेइज्जती कर रही है। अब तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। चलो बेटा यहाँ से चलो। इतना कहकर सूरज के पिता बारात के साथ वापस जाने लगते हैं। उन्हें इस तरह जाते देख पाखी के बाबा फिर से जगदीश के पैरों पर गिरते हैं और रोते हुए बोले, ऐसा मत कर जगदीश, थोड़ा सा समय दे, मैं कहीं से भी गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, पर बारात ऐसे ही मत ले जा। बोलते हुए वो उनके पैर पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सूरज के पिता उनकी एक भी नहीं सुनते और उन्हें अपने पैर से धक्का देकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाते देख पाखी के पिता जोर जोर से रोने लगते हैं। ये देखकर तनु जल्दी से उनके पास जाती है और बोली, अंकल प्लीज आप ऐसे मत रोइए। अच्छा हुआ ना अंकल जो ये शादी टूट गई। अगर ऐसे दहेज के लोभियों के साथ हमारी पाखी की शादी हो जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो लोग शादी से पहले ये सब कर सकते हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या करते। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए अंकल, हमारी पाखी को इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। ऐसे लोग डिजर्व ही नहीं करते हमारी पाखी उनके घर जाए। बोलते हुए तनु पाखी के बाबा को सांत्वना देने की कोशिश करती है, मगर तनु महसूस करती है तभी कि पाखी के पिता अचानक से शांत हो गए हैं। अब ना तो वो कुछ बोल रहे हैं और ना ही रो रहे हैं। ये देख तनु डर जाती है और जैसे ही वो पाखी के पिता से खुद को अलग कर उन्हें देखती है, वैसे ही उसकी एक तेज चीख निकल पड़ती है, अंकल। और वह रोते हुए उन्हें झकझोरते हुए कहती है, अंकल आपको ये क्या हुआ? उठिए ना अंकल, मुझसे बात कीजिए। आप खामोश कैसे हो गए अंकल? अंकल बोलते हुए तनु उन्हें जोर जोर से हिला रही होती है, मगर पाखी के बाबा की बॉडी में कोई हरकत नहीं होती। यह देख तनु और भी ज्यादा घबरा जाती है। तनु, मुझे लगता है हमें अंकल को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। शायद अंकल को अटैक आया है। समर घबराया हुआ बोला, हाँ जल्दी से चलते हैं। तनु भी रोते हुए बोली, पर पाखी, हमें उसे ये सब बताना होगा। मैं अभी पाखी को बुलाकर लाता हूँ। कहते हुए समर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। नहीं समर, हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम पाखी को कुछ भी बताया समझा सके। हमें पहले अंकल को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी कर समर, कहीं देर न हो जाए। तनु पाखी के बाबा को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, जिसके बाद वे दोनों भाई बहन किसी तरह पाखी के बाबा को उठाकर अपनी बाइक पर बिठा लेते हैं और उन्हें हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे मेहमान आपस में बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाती है। अंदर कमरे में जैसे ही पाखी आयान के ऊपर गिरती है, वैसे ही आयान तुरंत पाखी को पलटकर खुद उसके नीचे आ जाता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। और यह सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि पाखी को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ है और वह एकदम सुन्न पड़ जाती है। यहाँ तक कि उसे होश भी नहीं होता, मगर जैसे ही वह होश में आती है, उसे एहसास होता है कि आयान उसे किस कर रहा है। यह महसूस होते ही पाखी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर आयान को जोर से धक्का देती है, जिसके कारण आयान सीधे जाकर जमीन पर गिर जाता है। आयान के खुद से दूर होते ही पाखी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वह अपनी आंखों में आंसू और गुस्से दोनों के साथ आयान को देखती है, जो जमीन पर पड़ा हुआ उसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा होता है। जिसे देखकर पाखी गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा पावर है तो तुम अपने पैसों के बल पर कुछ भी कर सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो।
चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज मेरी शादी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के दिन तुम कोई तमाशा करो या तुम्हारे कारण मेरी शादी में कोई रुकावट आए। बोलते हुए पाखी बहुत गुस्से में चिल्ला रही होती है। तुम खुद को समझती क्या हो? जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, और जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम मुझे ऐसे धक्का देकर गिरा दोगी। तुम खुद को क्या समझती हो? आयान भी चिल्लाते हुए गुस्से में पाखी से बोला, गलती तुमने की और दोष मुझे दे रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की पर अधिकार सिर्फ उसके पति का होता है, और वो चाहे किसी की पहली हो या आखिरी, उसका हर एक किस सिर्फ उसके पति का हक होता है। और तुमने मुझे किस कैसे किया? तुम होते कौन हो मुझे इस तरह किस करने वाले? देखो, आज मेरी शादी है, अब मैं इससे ज्यादा कोई तमाशा नहीं चाहती, तो प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण कोई मुझ पर उंगली उठाए या मेरे बाबा का सर शर्म से झुके, इसलिए जाओ, निकल जाओ। पाखी अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए बोली, क्या कहा तुमने? शादी? बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने का, किसी की पत्नी बनने का? तो चलो, आज मैं तुम्हारा वो शौक भी पूरा कर देता हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा हल करूंगा कि ना तो तुम किसी की पत्नी बनने के लायक रहोगी, ना ही खुद से नजरें मिलाने के काबिल। आज मैं तुम्हें ऐसा दुख दूंगा कि तुम खुद पछताओगी, रोओगी, और उस पल को याद कर खुद को कोसोगी कि क्यों तुमने आयान रघुवंशी पर हाथ उठाया, क्यों तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, क्यों तुमने उस भरी महफिल में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। बोलते हुए आयान एक एक कदम पाखी की ओर बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त पाखी के लिए बेहिसाब गुस्सा और नफरत थी, और पाखी आयान को अपनी ओर आते देख उसकी बातों को सुनकर डर से कांपने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मगर तभी आयान उसका एक हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण पाखी सीधा आयान के सीने से जा टकराती है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती आयान उसे बोरी की तरह उठाकर अपने कंधे पर डाल लेता है। पाखी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। वह लगातार आयान की पीठ पर मुक्कों से वार करती है, मगर उसके मारने से भी आयान पर कोई असर नहीं होता। वह उसे उसी तरह लिए हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलकर आयान पाखी को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पहले से ही एक शादी का मंडप बना होता है। वहां आकर वह पाखी को नीचे उतार देता है। जैसे ही पाखी अपने आसपास देखती है, वह हैरान रह जाती है, क्योंकि मंडप के चारों तरफ काले कपड़े पहने आयान के गार्ड खड़े होते हैं, जिनके हाथों में बंदूकें होती है। ये देख वह सिहर जाती है। तभी उसके कानों में मंत्रों की आवाज पड़ती है। जैसे ही वह नीचे देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां एक पंडित होता है जो शादी के मंत्र पढ़ रहा होता है। उसे देख पाखी हैरानी से आयान की ओर देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। कहते हुए वह जैसे ही आगे बढ़ती है, आयान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं, और आयान जबरदस्ती पाखी को अपनी गोद में उठाकर फेरे लेने लगता है। पाखी चिल्लाते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, मगर आयान उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि पहला फेरा लेते हुए बोला, मिस पाखी तिवारी, जिस तरह तुमने मेरा तमाशा बनाया था, मैं वादा करता हूँ ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दूंगा। दूसरा वचन, जिस तरह तुमने मुझे उन सारे लोगों के सामने थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया था, ठीक वैसे ही तुम भी लोगों की नजरों में अपने लिए बेइज्जती महसूस करोगी। तीसरा वचन, तुम हमेशा खुद को कोसती रहोगी कि क्यों तुमने मुझसे पंगा लिया और क्यों तुमने मेरे ईगो को चोट पहुंचाई,
तुम हर पल हर दिन रोती रहोगी। तुम्हारी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होगी। चौथा वचन, आज के बाद कभी भी कोई लड़का तुम्हारी तरफ देखना तो दूर, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। लोग तुम्हें जरूर देखेंगे, मगर गिरी हुई नजरों से। कोई भी तुम्हें मान सम्मान नहीं देगा। पांचवा वचन, तुम्हें सारी जिंदगी मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र तो होगा, मगर मैं कभी तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर तो होगा, मगर तुम कभी मेरी सुहागन नहीं बन पाओगी। छठा वचन, तुम दुनिया और खुद की नजरों में एक छोड़ी हुई औरत कहलाओगी। कोई कभी ये जान नहीं पाएगा कि तुम्हारी शादी किससे हुई और कैसे हुई। तुम बस लोगों की नजरों में, दुनिया की नजरों में और अपनी नजरों में बस एक छोड़ी हुई लड़की बनकर रह जाओगी। एक ऐसी लड़की जिसे उसके पति ने इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया, वो भी किसी कचरे की तरह। और ऐसे ही आयान सातवां वचन भी लेता है, मगर पाखी आयान के लिए हर एक वचन के साथ अपनी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहा रही होती है, और वह आयान के एक एक वचन को सुनकर बेहद हैरान और टूट चुकी होती है। साथ ही वह यह भी भूल जाती है कि वह यह शादी करना ही नहीं चाहती थी। तभी जैसे ही आयान सातों फेरे पूरे करता है, वह पाखी को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। फिर वह अपने पॉकेट से एक मंगलसूत्र निकालता है और पाखी के गले में पहना देता है। साथ ही सिंदूर की डब्बी निकालकर उसकी मांग में ढेर सारा सिंदूर भर देता है, जिसके ऐसा करते ही पंडित जी कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ। क्या लगता है आप सभी को, क्या होगा कहानी में आगे? क्या आयान सच में पाखी को छोड़कर चला जाएगा? क्या मोड़ लेगी आगे की कहानी? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और जाते हुए सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाएं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।